हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र अध्याय 4 बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण चैप्टर की स्टडी करेंगे। अभी तक हमने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 4 पर वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और हमने जो भी आपके थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें उस पर एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बाजार क्या होता है। तो बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता है। बाजार में कई बेचने वाले एक जगह पर होते हैं ताकि उन चीज़ों को खरीदने वाले उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। बाजार जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय जहां भी किया जाता है वो हमारा बाजार कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय बाजार का मतलब होता है पूरे देश का बाजार, पूरे राष्ट्र का बाजार। तो जब किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता, क्रेता यानी होता है खरीदने वाले, विक्रेता यानी होता है बेचने वाले, संपूर्ण राष्ट्र में फैले होते हैं और उसकी मांग पूरे देश में की जाती है। किसी भी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे राष्ट्र में फैले होते हैं और उसकी मांग भी पूरे राष्ट्र में होती है, तो उस वस्तु के बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं साड़ियाँ, चूड़ियाँ और धोतियाँ। देखिए, साड़ियों की मांग पूरे देश में होती है और क्रेता विक्रेता भी आपको देश के कोने कोने में मिल जाएंगे, तो ये राष्ट्रीय बाजार होगा। ऐसा ही चूड़ियों का है, ऐसा ही धोतियों का है, यानी कि पूरे राष्ट्र का बाजार। और पूरे राष्ट्र में उनके क्रेता विक्रेता भी आपको मिल जाएंगे और उनकी मांग भी पूरे राष्ट्र में होती है। तो इस तरीके के बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाते हैं। देखिए, अभी तक हमने बाजार और राष्ट्रीय बाजार समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अति अल्पकालिक बाजार। अति यानी होता है बहुत, अल्पकालिक यानी कम। तो अति अल्पकालिक बाजार का मतलब होता है बहुत कम समय वाले बाजार। तो जब किसी वस्तु की पूर्ति उसके उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित होती है, किसी वस्तु की पूर्ति उसके उपलब्ध स्टॉक तक सीमित होती है, तो उसे अति अल्पकालिक या फिर दैनिक बाजार कहते हैं। एक बार उसका स्टॉक खत्म हुआ तो उस चीज़ को आप दोबारा से तुरंत नहीं मंगा सकते हैं। ऐसे बाजार अति अल्पकालिक बाजार कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दूध, दही, मछली, अंडा, इस तरीके के जो बाजार होते हैं वो अति अल्पकालिक बाजार होते हैं। इसमें समय इतना कम होता है कि वस्तु की पूर्ति को घटाया फिर बढ़ाया नहीं जा सकता। बहुत कम समय वाले बाजार हमारे अति अल्पकालिक बाजार कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। देखिए, कोई भी क्रेता या फिर विक्रेता चाह भी ले कि वह बाजार को डामाडोल कर देगा उस किसी भी वस्तु के प्राइस को बढ़ाकर या फिर घटाकर, तो ऐसा नहीं कर सकता। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वो बाजार को प्रभावित नहीं करता है एक इंडिविजुअल क्रेता या फिर विक्रेता। तकनीकी शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक क्रेता पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति तथा विक्रेता या उत्पादक पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति का सामना करता है। वस्तु का बाजार में एक मूल्य निर्धारित होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? इसमें कोई भी क्रेता या फिर विक्रेता चाह भी ले फिर भी व्यक्तिगत रूप से पूरे बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो वो हमारी पूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एकाधिकार बाजार। एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ एक का अधिकार। तो एकाधिकार शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों मोनोस तथा पोलस से बना है। मोनोस का अर्थ है अकेला और पोलस शब्द का अर्थ है विक्रेता। इस प्रकार के बाजार जिसमें वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या फिर एक ही विक्रेता और उसका वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। तो ऐसे बाजार जहाँ पर किसी एक व्यक्ति का या फिर विक्रेता का या फिर उत्पादक का अधिकार होता है, एकाधिकार बाजार कहलाते हैं। एकाधिकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मोनोस और पोलस। मोनोस का अर्थ होता है अकेला और पोलस का अर्थ होता है विक्रेता, यानी कि अकेला विक्रेता होता है पूरे बाजार में, वो हमारा एकाधिकार बाजार कहलाते हैं। प्रो जे.के. मेहता के अनुसार एकाधिकार वह है जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। देखिए, अर्थशास्त्री थे हमारे, इन्होंने क्या कहा कि एकाधिकार वह है जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो एकाधिकार नाम से स्पष्ट हो रहा है एक का अधिकार। पूरे बाजार पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, एक ही विक्रेता का या फिर एक ही उत्पादक का अधिकार होता है, एकाधिकार बाजार कहलाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। वास्तविक जीवन में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता और ना ही एकाधिकार की स्थिति होती है। यह दोनों स्थितियां दूसरे
के बिल्कुल विपरीत होती हैं, एक दूसरे के एकदम विपरीत होती हैं। इन दोनों के बीच की स्थिति को अपूर्ण बाजार कहा जाता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के जो बीच की स्थिति होती है उसको अपूर्ण बाजार हम कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता भी हमने समझ लिया, एकाधिकार भी हमने समझ लिया। इस प्रकार के बाजार में प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार दोनों बाजारों के गुण विद्यमान होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की अवस्था होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की अवस्था होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हमें लिखनी है। तो सबसे पहली है क्रेताओं तथा विक्रेताओं का संख्या में कम होना। क्रेता यानी खरीदने वाले, विक्रेता यानी बेचने वाले। देखिए, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, उनके बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं होती है। उसके बाद वस्तु का मूल्य एक समान नहीं होता। क्रेता तथा विक्रेताओं के मध्य स्वतंत्र प्रतियोगिता न होने के कारण वस्तु का मूल्य एक समान नहीं रहता है। वस्तु की किस्म तथा गुणों में काल्पनिक अथवा वास्तविक अंतर होता है। देखिए, विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं एक समान नहीं होनी चाहिए अथवा क्रेताओं को एक सी प्रतीत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बाजार का पूर्ण ज्ञान न होना। क्रेता तथा विक्रेताओं को बाजार संबंधी पूर्ण जानकारी नहीं होती, अतः बाजार में कीमत में विभेद पाया जाता है। किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है, किसी वस्तु की कीमत कम होती है, या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं कि एक ही वस्तु की कीमत कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। उसके बाद उत्पत्ति के साधनों का गतिशील न होना। देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होते हैं। तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हो गई। सबसे पहला है क्रेताओं तथा विक्रेताओं का कम होना। दूसरा, वस्तु का मूल्य एक समान नहीं होता है। तीसरा, वस्तु के किस्म तथा गुणों में काल्पनिक अथवा वास्तविक अंतर होता है। बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है क्रेताओं और विक्रेताओं को। उत्पत्ति के साधनों का गतिशील न होना। इतनी चीज़ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है, इसका मतलब समझ लेते हैं। प्रो चैम्बरलिन के अनुसार, ये अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या कहा कि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु के विशेष के अनेक विक्रेता होते हैं, किंतु सभी विक्रेताओं की वस्तुएं मिलती जुलती होने के पश्चात उपभोक्ताओं की दृष्टि में पूरी तरह समरूप नहीं होती हैं। ये हमारी एकाधिकार प्रतियोगिता होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखी। देखिए, बाजार की क्या विशेषताएं होती हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहला है वस्तु। बाजार के लिए किसी न किसी वस्तु का होना आवश्यक होता है जिसका कि क्रय विक्रय होता हो। देखिए, क्रय जिनको जरूरत है वो करेंगे और विक्रय दुकानदार करते हैं। तो वस्तु का होना जरूरी होता है, ताकि उससे ही तो क्रय विक्रय होता है और हमारा बाजार चलता है। उसके बाद क्रेता विक्रेता। देखिए, क्रेता यानी खरीदने वाले, विक्रेता यानी बेचने वाले। वस्तु होगी तो ऑब्वियस बात है कि बेचने वाले भी होंगे और खरीदने वाले भी होंगे। तो ये बाजार की विशेषताएं होंगी। उसके बाद होगा एक क्षेत्र। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक क्षेत्र होता है जहाँ किसी वस्तु का क्रय विक्रय क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य होता है। छोटा सा क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद स्वतंत्र प्रतियोगिता। तो सैद्धांतिक रूप से यह माना जाता है कि बाजार के समस्त क्षेत्र में वस्तु की बिक्री के संबंध में क्रेता और विक्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। तो ये हमारी बाजार की विशेषताएं हो गई। सबसे पहला वस्तु, क्रेता विक्रेता, एक क्षेत्र, संपूर्ण प्रतियोगिता। वस्तु होनी चाहिए, क्रेता विक्रेता होने चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए और संपूर्ण स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र के आधार पर बाजार के प्रकार हम समझ लेते हैं। क्षेत्र के आधार पर बाजार के कितने प्रकार होते हैं ये हम जान लेते हैं। सबसे पहला स्थानीय क्षेत्र। देखिए, स्थानीय बाजार से तात्पर्य उस बाजार से होता है जिसमें क्रेता व विक्रेता एक छोटे क्षेत्र या स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं। तो वो हमारे स्थानीय क्षेत्र कहलाते हैं। कौन से क्षेत्र? जहाँ क्रेता और विक्रेता एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। उसके बाद प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार का मतलब होता है प्रदेशों वाला बाजार। प्रादेशिक बाजार को प्रांतीय बाजार भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र स्थानीय बाजार से विस्तृत होता है। इसमें किसी वस्तु की मांग एक बड़े क्षेत्र या पूरे प्रदेश तक होती है। देखिए, उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, लाख की चूड़ियों का बाजार प्रादेशिक है क्योंकि इसकी मांग सिर्फ राजस्थान तक होती है। देखिए, जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं उनका बाजार हम प्रादेशिक बाजार कह सकते हैं क्योंकि राजस्थान में उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले हमने बाजार की विशेषताएं समझ ली। ये होती हैं 4 बाजार की विशेषताएं। उसके बाद क्षेत्र के आधार पर बाजार के प्रकार समझ लिए। स्थानीय यानी कि छोटे क्षेत्र में फैले बाजार। प्रादेशिक यानी कि उससे थोड़े बड़े क्षेत्र में फैले बाजार। उसके बाद है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार हमने पहले ही समझ लिया, यानी कि पूरे राष्ट्र का बाजार। किसी वस्तु की मांग पूरे राष्ट्र में होगी और क्रेता विक्रेता भी उसके पूरे राष्ट्र में होंगे, वो हमारा राष्ट्रीय बाजार होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कि मतलब होता है बहुत सारे देशों में
फैला हुआ बाजार। यदि किसी वस्तु को खरीदने व बेचने वाले पूरे संसार में पाए जाते हैं, देखिए पूरे संसार में अगर किसी वस्तु को बेचने वाले या फिर खरीदने वाले पाए जाते हैं तो इस प्रकार के बाजार को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं सोना चांदी इस तरीके के जो बाजार होते हैं वो राष्ट्रीय बाजार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार होते हैं। उसके बाद हम समझते हैं समय के आधार पर बाजार के प्रकार। देखिए समय के आधार पर हम बाजार के प्रकार आप समझ लेते हैं कि समय के आधार पर बाजार के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला है हमारा दैनिक बाजार या अल्पकालिक बाजार। देखिए ऐसे बाजार जो बहुत कम अवधि के लिए लगाए जाते हैं अति अल्पकालिक बाजार कहलाते हैं, या फिर अल्पकालिक बाजार कहलाते हैं। बहुत कम समय के लिए लगाए जाने वाले बाजार हमारे अति अल्पकालिक बाजार कहलाते हैं। उसके बाद अल्पकालिक बाजार कौन से होते हैं? अल्पकालिक बाजार वे बाजार हैं जहाँ विक्रेता को इतना समय मिलता है कि वे मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति की सीमा को बढ़ा सके, यानी कि थोड़ा सा उसे समय अधिक मिल जाता है, जैसे किराने का सामान, फल, मेवा आदि। उसके बाद दीर्घकालिक बाजार। दीर्घकालिक बाजार वे बाजार हैं जिनमें बिकने वाली वस्तुएं अधिक समय तक टिकाऊ रहती हैं। इस बाजार में उत्पादक मांग के अनुसार अपना उत्पादन कम या फिर ज़्यादा कर सकता है, जैसे कपड़ा और बर्तन के बाजार, यानी कि थोड़े ज़्यादा समय के लिए। उसके बाद अति दीर्घकालिक बाजार। अति दीर्घकालिक बाजार क्या होते हैं? ऐसे बाजार जिसकी अवधि बहुत लंबी होती है उसे अति दीर्घकालीन बाजार हम कहते हैं। अवधि अधिक होने के कारण उत्पादक वस्तु की पूर्ति को उपभोक्ता की रुचि, फैशन एवं आदत के अनुसार बदल सकता है। देखिए उपभोक्ता के अनुसार वो बदल सकता है कि उपभोक्ता की रुचि किस चीज़ में है और फैशन क्या चल रहा है, उसके आधार पर वो बदल सकता है अपने जो भी उसके सामान है उसको, जो भी प्रोडक्ट है उसको। तो इस तरीके का बाजार अति दीर्घकालीन बाजार हमारा कहलाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं, या फिर बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान, ये हमें बताना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है, तो वो हमारी पूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। कि यानी अगर कोई भी एक विक्रेता या फिर क्रेता सोच भी ले कि बाजार को प्रभावित करना है तो वो नहीं कर पाएगा। इस स्थिति को हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। उसके बाद विशेषताएं हम समझ लेते हैं क्या क्या होती हैं। क्रेता और विक्रेताओं को अधिक संख्या में होना, एक रूप वस्तु होना, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेताओं और विक्रेताओं की पूर्ण गतिशीलता। तो ये एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक। हमें बताने हैं कि बाजार के विस्तार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला सर्वव्यापी मांग। जिन वस्तुओं की मांग जितनी अधिक एवं व्यापक होती है उन वस्तुओं का बाजार उतना ही अधिक विस्तृत होता है, बड़ा होता है। जैसे कि सोना चांदी, गेहूँ, चावल, इस तरीके के व्यापार काफ़ी ज़्यादा, इस तरीके के बाजार काफ़ी ज़्यादा व्यापक होते हैं। इनकी मांग लगातार बढ़ती रहती है। व्यय नीतियाँ। व्यय नीतियाँ का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। जिन वस्तुओं को आसानी व कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जा सकता है उनमें व्यय नीतियाँ का गुण पाया जाता है। व्यय नीयता का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होना। उसके बाद टिकाऊपन। टिकाऊपन क्या होता है? वे वस्तुएँ जो शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं वे टिकाऊ होती हैं, उनका बाजार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। मशीनें, यंत्र, सोना चांदी ये टिकाऊ बाजार कहलाते हैं। उसके बाद पूर्ति की पर्याप्तता। क्या होता है? जिस वस्तु की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है तथा आवश्यकता अनुसार बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है उसका बाजार विस्तृत होता है। उसके बाद ग्रेड या नमूने में बांटने की क्षमता। देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए। ग्रेड या नमूना क्या होता है? मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा गेहूँ है तो आप पूरे गेहूँ ले जाकर व्यापारी को नहीं बता सकते। आप छोटा सा सैंपल ले जाइए, आधा किलो, 1 किलो, इस तरीके के जो होते हैं वो ग्रेड या नमूने में बांटने की सुविधा होती है। वो बाजार के हमारे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ये हमारे 5 प्रभावित करने वाले कारक हो गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं लिखिए। सबसे पहला है अल्पाधिकार बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता से कम विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता से कम विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार बाजार में। उसके बाद अल्पाधिकार बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उद्योग की कुछ फर्मों द्वारा निर्णय करने में पारस्परिक निर्भरता होती है। अल्पाधिकार बाजार नई फर्मों का प्रवेश अत्यंत कठिन होता है। अल्पाधिकार बाजार में विभिन्न उत्पादकों द्वारा समरूप और भेदक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अल्पाधिकार बाजार में विज्ञापन आदि पर भारी मात्रा में पैसा व्यय किया जाता है। तो ये होगा हमारे अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं। हमारी कितनी हो गई?
5। उसके बाद आगे चलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में हम अंतर समझ लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहला, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है क्रेता और विक्रेता को, और अपूर्ण में नहीं होता है। उसके बाद क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। उसके बाद क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। कौन से वाले में? पूर्ण प्रतियोगिता में ज़्यादा होती है और अपूर्ण में कम होती है। उत्पादक के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। कौन से वाले में? पूर्ण प्रतियोगिता में। उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील नहीं होते अपूर्ण प्रतियोगिता में। मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। मांग की लोच पूर्णतः लोचदार नहीं होती अपूर्ण प्रतियोगिता में। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में हम अंतर समझ लेते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में विक्रेताओं की मात्रा बहुत अधिक होती है। एकाधिकार की दशा में विक्रेताओं की मात्रा एक तक सीमित होती है। एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार, इसलिए सिर्फ एक की बात होती है। फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने या छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उद्योगों में किसी नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। तो ये दो हमारे अंतर हो गए पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में। उसके बाद आगे चलते हैं, फर्म स्वतंत्र कीमत नीति नहीं अपना सकता। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। फर्म स्वतंत्र कीमत अपना सकता है। किसमें? एकाधिकार में। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत विभेद नहीं कर सकती, अर्थात यह सभी विक्रेताओं से एक समान ही कीमत लेती है। यानी कि जो कीमत होती है वो अलग अलग नहीं कर सकते हम। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। एकाधिकार में कीमत विभेद संभव है, क्योंकि एक का अधिकार होता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ज़्यादा कीमत दे सकता है, ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका खुद का अधिकार होता है उस पर। तो ये हमारे अंतर हो गए पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में। अब हम आगे चलते हैं, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में हम अंतर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, बाजार मूल्य अति अल्पकालिक मूल्य है, सामान्य मूल्य दीर्घकालिक मूल्य है। देखिए, अति अल्पकालिक यानी कि बहुत कम समय के लिए, और दीर्घकालिक यानी बहुत ज़्यादा समय के लिए। उसके बाद बाजार मूल्य किसी समय विशेष में वास्तव में प्रचलित होता है। बाजार मूल्य किसी समय विशेष में वास्तव में प्रचलित होता है। उसके बाद सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य किसी समय विशेष पर प्रचलित नहीं होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा, बाजार मूल्य में मांग अधिक सक्रिय होती है, सामान्य मूल्य में पूर्ति अधिक सक्रिय होती है या फिर प्रभावशाली होती है। बाजार मूल्य में मांग अधिक सक्रिय होती है और सामान्य मूल्य में पूर्ति। उसके बाद बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय तथा निरुत्पादनीय दोनों प्रकार की वस्तुओं का होता है। देखिए, पुनरुत्पादनीय यानी कि एक बार उत्पादन हो जाने के बाद रिसाइकिल करके उसको डबल से यूज़ कर सकते हैं, और निरुत्पादनीय का मतलब एक बार के बाद उनका यूज़ नहीं कर सकते। सामान्य मूल्य केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का ही होता है। तो ये हमारे अंतर हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व। वस्तु की विशेषता, देखिए हमने पहले ही समझ लिया, सर्वव्यापी मांग, व्यय नीति या टिकाऊपन, पूर्ति की पर्याप्तता, ग्रेड या नमूने में बांटने की सुविधा। उसके बाद देश का वातावरण व आंतरिक दशाएं। देखिए, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व दो होते हैं। एक तो वस्तु की विशेषता। वस्तु की विशेषता वाले तत्व हमने पहले ही समझ लिए हैं। अब हम समझ लेते हैं देश का वातावरण व आंतरिक दशाएं। देखिए, सबसे पहला, देश में शांति व व्यवस्था। देखिए, हम किसी भी देश में अगर अच्छा माहौल होगा, शांति होगी, अच्छा कानून व्यवस्था होगी, तो वहाँ बाजार अच्छी तरीके से फलीभूत होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। परिवहन व संचार साधन। देखिए, जिस भी देश में परिवहन और संचार के साधन होंगे, उस देश में बाजार अच्छी तरीके से विस्तारित होंगे। विज्ञापन के उन्नत साधन। देखिए, विज्ञापन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए। आप खुद से समझ सकते हैं, आप टीवी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते होंगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, तो आप समझ जाओगे कि विज्ञापन का कितना योगदान होता है किसी भी चीज़ को बेचने में। उसके बाद बैंकिंग व साख व्यवस्था। देखिए, कोई भी क्रेता विक्रेता कोई भी चीज़ खरीद रहा है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो बैंक से ले सकता है, तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की व्यापारिक नीति। देखिए, सरकार की व्यापारिक नीति भी होना बहुत ज़रूरी है बाजार के विस्तार में। तो सबसे पहला था हमारा, देश में शांति व व्यवस्था। अगर देश का माहौल अच्छा होगा तो बाजार अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। परिवहन व संचार के साधन अगर अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होंगी, तो बाजार अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। विज्ञापन के उन्नत साधन, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद टीवी में एडवर्टाइज देखते होंगे, उनसे आपको पता चल जाता है, आप खुद बहुत सारे एडवर्टाइज देखकर चीज़ें खरीदते होंगे। उसके बाद बैंकिंग व साख व्यवस्था। अगर
विक्रेता को सामान खरीदना है और उसके पास पैसों की कमी है तो वह बैंक से लोन लेकर सामान खरीद सकता है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की व्यापारिक नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, बाजार संतुलन क्या है और संतुलन मूल्य क्या है, कैसे निर्धारित होता है। हमें बताना है कि बाजार संतुलन और संतुलन मूल्य क्या है, ये कैसे निर्धारित होता है। तो सबसे पहले प्रो मार्शल जी जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा संतुलन मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जो कि विक्रेता विक्रय को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है। देखिए संतुलन मूल्य, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस। तो किसी वस्तु की मात्रा जो विक्रेता विक्रय कर सके, यानी कि किस विक्रेता को बेचना है 10 रुपये में और क्रेता लगा रहा है उसको भी 10 रुपये में, तो इस तरीके का जो मूल्य होता है वो संतुलन मूल्य कहलाता है। यानी कि अगर क्रेता ने लगा दिया कि ये चीज़ हम 10 रुपये में खरीद सकते हैं और विक्रेता भी उसको बेचने में मान जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलन मूल्य कहते हैं। उस मात्रा के बराबर होती है जो कि क्रेता क्रय करना चाहता है। मैंने बता दिया, मान लीजिए 10 रुपये का एक साबुन विक्रेता बेच रहा है और क्रेता उसको 10 रुपये देने के लिए राजी हो गया, तो इस तरीके के मूल्य को हम क्या कहते हैं, संतुलन मूल्य कहते हैं, जो प्रो मार्शल जी ने कहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सेक्युलेशन के अनुसार। देखिए ये भी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि संतुलन मूल्य ही केवल वह मूल्य होता है जिस पर स्वेच्छा से की गई पूर्ति और स्वेच्छा से की गई मांग बराबर होती है। देखिए स्वेच्छा से की गई पूर्ति और मांग दोनों बराबर होती है, वो हमारा संतुलन मूल्य होता है, सेक्युलेशन जी ने कहा। और केवल यही स्थायी रख सकती है प्रतियोगी संतुलन मांग और पूर्ति वक्रों के कटाव बिंदु पर होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, संतुलन मूल्य से तात्पर्य ऐसे मूल्य से है जो मूल्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। संतुलन बिंदु पर मांग एवं पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव का इस प्रकार सफाया कर देती हैं कि बाजार में स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। देखिए संतुलन की दशा भी हमने समझ लिया। उसके बाद एक ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमने मांग एवं पूर्ति ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने कीमत ले ली। देखिए ये हमारा अतिरिक्त मांग हो गया, ये अतिरिक्त पूर्ति हो गई, ये हमारा कर्व एस एस, ये हमारा कर्व डी डी। अब हम समझते हैं कि ये क्या है। देखिए चित्र में डी डी बाजार मांग है, ये डी डी वाला कर्व है ये बाजार मांग का है, और एस एस वाला जो हमारा कर्व है वो पूर्ति का है। देखिए बाजार मांग डी डी और एस एस का क्या है, पूर्ति का। ये दोनों वक्र ई को ई पर काट रहे हैं। देखिए ये एक आप एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ये ई पर काट रहे हैं। तो ई हमारा क्या हो गया, कटान बिंदु हो गया। तो ये हमारा मांग एवं पूर्ति और कीमत के बीच बनाया गया वक्र है। समझ लीजिए आप, ये डी डी वाला जो वक्र है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा मांग वक्र है, और एस एस वाला पूर्ति वक्र है, और ये ई पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये हमारा वक्र हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आपको डायग्राम बना देना है। अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या है, ये हमें बताना है। तो इस रीति के अंतर्गत हम सीमांत आगम तथा सीमांत लागत रेखाओं तथा औसत आगम तथा औसत लागत रेखाओं का प्रयोग करके एक फर्म के संतुलन या साम की स्थिति को मालूम करते हैं। देखिए औसत क्या होता है, मान लीजिए आपके 400 मार्क्स आए हैं 5 सब्जेक्ट्स में, तो आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये हमारा आपका एवरेज निकल जाएगा कि आपका एवरेज कितने परसेंटेज आए हैं। तो इसको हम औसत कहते हैं। अब डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए उत्पादन की मात्रा सीमांत आगम एवं लागत में बनाएगा, ये हमारा कर्व है, ये Q1 Q2 और ये हमारा कर्व यहाँ पर बन गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।